हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में हिंदी विषय के अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये गद्यांश दिया गया है, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को इसमें ढूंढेंगे। तो पैसेज को पढ़ते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम हृदय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते। प्रत्युत वे स्थल और जन की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को भौतिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को योगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकिया रूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो पहले पैसेज को पढ़ना होता है, समझ में आ जाता है कि पैसेज में क्या बताया गया है। विज्ञान के बारे में बताया गया है, विज्ञान की देन के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप प्रश्नों को देखते हैं, फिर इस गद्यांश में प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को पहले पैराग्राफ में देखेंगे, इसका उत्तर जो है पहले पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ पर। विज्ञान आज मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से चलता नहीं रहा। इसी से आधुनिक विज्ञान का युग है। आज विज्ञान पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति,
श्रमिक, चिकित्सक, सैनिक सभी को किसी न किसी रूप में अब अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा विज्ञान परिवेश रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और टरकाओं में दृष्टिगत नहीं होते। पहले आराम से पढ़ लिया सब पैसे, अब इसको जल्दी जल्दी अपने उत्तर को ढूंढ लेंगे, क्योंकि इससे समय बर्बाद नहीं होगा। पेपर में निश्चित समय मिलता है तो इतना समय नहीं मिलेगा, तो इसमें जल्दी जल्दी ढूंढ लेंगे अपने उत्तर को। प्रत्युत भी स्थल जल की सुबह को लाकर अंतरिक्ष में विगतशील व्यवस्था विज्ञान निरंतर मानव सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। अपना उत्तर हमें मिल गया है यहाँ से यहाँ तक। अब प्रश्न पे आते हैं। और विकल्प में उत्तर को ढूंढते हैं। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऐसा नहीं है उत्तर एकदम से वही लिखा हो, उसके शब्द बदले हुए हो सकते हैं। जैसे इसमें सिरमौर लिखा है और वहां पर क्या लिखा था, शिरोमणि लिखा था, और यहाँ पर सिरमौर लिखा है, तो हमें उस गद्यांश के भाव को भी समझना है। इसमें बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मतलब कि मनुष्य को किससे मुक्ति मिल रही है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति जब आई तो मनुष्य ने किससे मुक्ति पानी है, प्रश्न में ये पूछा गया है। पहला विकल्प है संतुलित अनुचिंतन से, दूसरा है पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, तीसरा है भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणा से, और चौथा है प्राचीन एवं सांस्कृतिक परंपराओं से। तो इसमें बताना। तो पहले तो ये विकल्प देखकर ही पता चल रहा है कि सी विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि जब विज्ञान आया तो विज्ञान ने जो भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचार थे उनसे मनुष्य को मुक्ति दिलाई, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। और पैसेज में भी अगर विकल्प देखकर ही उत्तर पता चल रहा है तो ठीक ही, नहीं तो पैसेज को भी पढ़ लेते हैं। ये लिखा, अपना उत्तर हमें पैसेज में भी मिल गया। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इतना ये यहाँ से पूछा गया है, तो ये विकल्प भी मिल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो पहला विकल्प है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, दूसरा है विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, तीसरा है विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, और चौथा है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो परिवारवत कैसे लगने लगा है, पैसेज में ढूंढ लेते हैं इसको। ये रहा अपना उत्तर। यातायात एवं संचार साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। इसके कारण लगने लगा है यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण। तो उत्तर विकल्प में देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ए विकल्प इसमें सही है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम, पहले विकल्प में लिखा है। दूसरे में लिखा है पास में रखे आंवले की तरह, तीसरे में लिखा है हाथी के लिए आंवले की तरह, और चौथे में लिखा है स्पष्ट और अनायास बोध। तो सबसे पहले तो विकल्प से पता चल रहा है कि डी इसमें सही होगा, लेकिन पैसेज में भी इसको, गद्यांश में भी इसको देख लेते हैं। जहाँ पर हस्तामलक लिखा है
उसी शब्द को हम वहाँ ढूंढेंगे। ये लिखा, अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट और अनायास बोध। डी विकल्प इसका सही है। हस्तामलक जो शब्द होता है उसका अर्थ यही होता है, स्पष्ट और अनायास बोध का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। पहला विकल्प है परंपरागत चिंतन, दूसरा है भावात्मक चिंतन, तीसरा है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन और चौथा है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो इसको पैसेज में भी देख लेते हैं, गद्यांश में। तो ये रहा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो ये हमें अपना देखना है, स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से, ये अपना उत्तर होगा। प्रश्न पे आ जाते हैं। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन का क्या आशय है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे और जल्दी जल्दी अपने उत्तरों को ढूंढेंगे। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है। गद्यांश को पढ़ते पढ़ते इसके सार को भी समझते जाएंगे, किस बारे में बताया गया है, किस बारे में गद्यांश में बात की गई है, ये भी समझते चलेंगे। तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसकी शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढंग होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। पैसेज में आधुनिक शिक्षा के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर जो विषय पढ़ाई जाते हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। तो अब प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। पहला विकल्प है विज्ञान पर, दूसरा है कला प्रवृत्ति पर, तीसरा है किशोरावस्था पर और चौथा है बाल्यावस्था पर। तो पैसेज में बताया गया है कि हम अपनी आधुनिक शिक्षा में कला को भूलते जा रहे हैं, कला प्रवृत्तियों को तो हमें ध्यान देना है और यही इसमें कहा भी गया है। तो इसमें देख लेते हैं। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़ी से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान
नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। कला शिक्षा के बारे में बताया गया है कि कला शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिलता है, और ये लिखा कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। तो हमें किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? सर्वाधिक कला प्रवृत्ति पर दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय पहला विकल्प है तर्क प्रधान है, दूसरा है भाव प्रधान है, तीसरा है कला प्रधान है, और चौथा है बोध प्रधान है। तो विकल्प से ही पता चल रहा है कि गणित, भूगोल, इतिहास जो है वो तर्क प्रधान है, इसमें पहला विकल्प इसका सही होगा। पैसेज में भी देख लेते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाई जाती है उन सब की बुनियाद तार्किक है, साफ साफ लिखा है। तो अपना उत्तर जो होगा वो पहला विकल्प सही होगा कि ये तर्क प्रधान है, ए विकल्प उसका सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण पहला विकल्प समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राय पर है, और चौथा विकल्प है व्यक्ति विध्वंस की राय पर नहीं है। तो इसलिए बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पैसेज में देख लेते हैं। पैसेज में लिखा है इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है किशोर अवस्था को बल्कि किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है और उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है। इसी का अर्थ है कि समाज में विभाजन हो रहा है। तो अपना उत्तर देखते हैं। दूसरा विकल्प सही है, समाज में विभाजन हो रहा है। भाव को भी समझना है। वहाँ लिखा है कि समाज में फूट पड़ी है, तो उसका अर्थ यही होता है कि समाज में विभाजन हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। पहला विकल्प है पतन, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है प्रगति, और चौथा है कर्म। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। जो किशोरावस्था है वो तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। गद्यांश में ये बात कही गई है, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न लिखा है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। गद्यांश में देखते हैं। तो पहले लाइन में ही लिखा है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं है। इसका मतलब है कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो है वो दुखद है, क्योंकि जब मनुष्य तृप्त नहीं होगा तो ऐसी शिक्षा से कोई भी लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? पहला विकल्प है कला को, दूसरा विकल्प है भाषा को, तीसरा विकल्प है विज्ञान को, और चौथा विकल्प है इतिहास को। तो गद्यांश में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या लिखा है? विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है आधुनिक शिक्षा में, तो इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही हो। अगला गद्यांश भी देख लेते हैं। आज की वीडियो में 3 गद्यांश है, इसके बाद के वीडियो में भी 2 गद्यांश लेकर आएंगे, इंग्लिश के भी ले आएंगे। तो आज की वीडियो में 3 लेकर आए हैं, इसलिए तो उनको अगले 4 देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और इस प्रहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे की लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो इतना ये गद्यांश था। अब प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त इस प्रणनीय शब्द का अर्थ है। पहले विकल्प में लिखा है प्राप्त करने योग्य, दूसरे में लिखा है प्राप्त की हुई, तीसरे में लिखा है त्याग करने योग्य और चौथे में लिखा है त्याग की। अब पैसेज में देख लेते हैं कि इस प्रणनीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो पहली लाइन में ही लिखा है उत्तम और इस प्रणनीय विशेषताएं पैदा करता है। इस प्रणनीय का मतलब प्राप्त करने योग्य, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। भाव समझना है, संत के अर्थ को समझना है, तो प्राप्त करने योग्य ए विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। दूसरे विकल्प में लिखा है आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। तीसरे विकल्प में लिखा है गुलाम देश की दशा कैसी थी, और चौथे विकल्प में लिखा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो गद्यांश में क्या बताया गया है, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, तो इसी के बारे में बताया गया है। ये लिखा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, देश और खून खराबे के लड़ा गया था। उस तरह देखते ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गद्यांश में इसी के ऊपर बताया गया है। अगला प्रश्न देखते ही, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। पहला विकल्प है धार्मिक आस्थाओं और सद व्यवहार को बढ़ावा देना, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, तीसरा है अंग्रेजी राज्य के दोष गिराना और चौथा है जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो विकल्प से ही पता चल रहा है कि बी विकल्प सही होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। इसी में गद्यांश पर बात की गई है। अब गद्यांश में भी देख लेते हैं। तो गद्यांश में इसी पर बात की गई है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। पहला विकल्प है सभी धर्मों का आदर, दूसरा है धर्म में हस्तक्षेप न करना, तीसरा है धर्म की अवज्ञा और चौथा है किसी भी धर्म को न मानना। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय होता है सभी धर्मों का आदर करना। ये विकल्प इसका सही होगा। गद्यांश में लिखा है कि सभी धर्मों का आदर किया गया, सभी को किसी में भेदभाव नहीं किया गया। यहाँ लिखा भी है इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था। इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। लिखा है चाहे ये धनी हो या गरीब, नर हो या नारी, या विभिन्न संप्रदायों के साथ यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। तो धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि सभी धर्मों का आदर किया गया था। अगला प्रश्न है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था।
पहला विकल्प है यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। दूसरा है इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। तीसरा है यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। चौथा है इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो अभी पढ़ा है कि सभी लोगों ने भाग लिया था, चाहे धनी हो चाहे गरीब। तो इसमें डी विकल्प इसका सही होगा। तो आज के वीडियो में गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं ये जाना, प्रश्नों के उत्तर को कैसे ढूंढा जाता है ये नहीं जाना। हिंदी से जितने भी टॉपिक हैं हिंदी के, सबकी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सब की वीडियो आ चुकी है। आप लोग इन वीडियो को एक बार देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।